तो सातवें चरण के मतदान के लिए ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं और वहां पर उनका रोड शो जो है वो शुरू हो गया है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है वो श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानंद के आवास पर जो है वो खत्म होगा। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि यहां पर जो 9 सीटें हैं जो सातवें चरण में जिन पर मतदान होने जा रहा है, वहां पर जिन सीटों में जीत हार का मार्जिन लाख सवा लाख के करीब रहा है, ऐसी 4 सीटें हैं, तो कम से कम यहां पर बीजेपी अभी तक शून्य है। अगर सातवें फेज की 9 सीटों की बात की जाए तो शून्य है। तो जहां पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी किया अपने एक इंटरव्यू में, और लगातार बीजेपी की तरफ से अमित शाह कहते रहे हैं कि 30 सीटें जो पश्चिम बंगाल में आ रही हैं, तो अगर बीजेपी वाकई में कमल खिलाना चाहती है इतने बड़े स्तर पर, तो जरूरी है कि ये जो 9 सीटें हैं इन पर भी कहीं ना कहीं, चाहे 1-2 जो ममता बनर्जी का सेफ जोन मानी जाती हैं, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। और इसीलिए वो सीटें जहां पर जीत हार का मार्जिन जो है लाख सवा लाख, खासतौर से दमदम जहां 55,000 के करीब पिछली बार जीत हार का मार्जिन रहा था, बारासात की बात करें तो वहां पर सवा लाख का मार्जिन रहा था, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर जो है वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों का मार्जिन रहा था। तो वहां पर कोशिश है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, संदेश खाली का मुद्दा, ममता बनर्जी राज्य के लिए ठीक है भाई, लेकिन केंद्र के लिए मोदी ही हैं, वही ठीक हैं। तो इसी मैसेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम आला लीडर्स हों, वो लगातार पश्चिम बंगाल को अपने सेंटर फोकस में रखे हुए हैं और बीजेपी को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है तो वो यही पश्चिम बंगाल से है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोहराया और उनका कहना है कि इस चुनाव से पश्चिम बंगाल के जो डायनेमिक्स हैं, वोट डायनेमिक्स, वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। पिछले विधानसभा में 3 से 80 पार किए और अब की बार जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरेंगे और पश्चिम बंगाल की राजनीति को जो है वो टर्न आउट कर देंगे। आपको बता दें 2014 में जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई थी, तभी से उसका फोकस पश्चिम बंगाल पर बहुत ज्यादा रहा था और लगातार अपनी पैच बनाने में कामयाब रही। हमारे साथ अमित पालित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित पालित, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, ये 2 सीटें जो है इन्हें टारगेट करने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो के जरिए। दोपहर में ममता बनर्जी ने अपनी ताकत दिखाई और अब मोदी यहां पर है। अमित, आपको बता दें श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट तक स्वामी विवेकानंद के आवास पर यह रोड शो जो है खत्म होने जा रहा है। उससे पहले शारदा मां का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री ने संतों का आशीर्वाद लेकर ये रोड शो जो है वो शुरू किया है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, 40 मंच इसके रास्ते में बनाए गए हैं और सीटें जो है टारगेट पर, आपको बता दें 9 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होना है। अभी मौजूदा स्थिति 0 की है, लेकिन बांग्लोर मोने मोदी यानी बंगाल मांगे मोदी, इस थीम के साथ ये रोड शो जो है वो यहां पर हो रहा है। कोलकाता दक्षिण, डायमंड हार्बर, जयनगर, बारासात, बशीरहाट, आपको बता दें कोलकाता उत्तर, जादवपुर, दमदम, ये तमाम सीटें हैं जहां पर ये 9 सीटें हैं जहां पर इस बार 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है। और इसमें से 4 सीटें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, साथ ही बारासात और दमदम, ये वो सीटें हैं जहां जीत हार का मार्जिन दमदम में 50,000 से ऊपर और बाकी 3 सीटों पर 1 लाख से ऊपर रहा है। बाकी दूसरी जगहों पर 3 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा है। तो एक बार को सोच भी लिया जाए कि भाई वहां पर तमाम विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो भी बीजेपी के पास नहीं है, तो ऐसे में अगर वो अभी बहुत फार फेच यानी कि बहुत दूर की कौड़ी अगर वो सीटें लगती हैं, तो कम से कम इन 4 सीटों पर फोकस जो है जरूर रहेगा। हमारे साथ अमित पालित इस वक्त हैं। अमित पालित, कोशिश यही है इस रोड शो के जरिए भी 9-0 का जो टैली है उसको इस बार बदला जाए। अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना है तो यहां पर जीत दर्ज करनी होगी, खाता खोलना होगा। अमित, हाँ, एक बार आपने अपना सवाल जरा, मैं कह रही हूं अभी इस रोड शो के जरिए खाता खोलने की कोशिश है। 9-0 का जो स्कोर है खासतौर से उन सीटों पर जहां पर जीत हार का मार्जिन 50,000, 1 लाख के आसपास है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने का इम्पैक्ट आप इस हिसाब से देखिए कि जो आखिरी फेज है, आखिरी फेज में यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि सामने 2 बड़े चेहरे हैं। जो 9 यहाँ पर सीटें हैं, मैं अगर बोलता हूँ उत्तर कोलकाता, साउथ कोलकाता, इसके बाद आप देखिए डायमंड हार्बर की सीट होगी, दमदम की सीट होगी, बारासात की सीट होगी, बसीरहाट की सीट होगी, ये तमाम जो सीटें हैं उसमें 2 सबसे बड़े चेहरे नजर आएंगे। एक है ममता बनर्जी जिनका घर है कोलकाता, साउथ कोलकाता, उसके बाद डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी। इनके सामने बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं है। बाकी अगर आप देखते हैं जैसे कि मिदनापुर की जो सीटें थी, जो फेज 6 फेज में जो चुनाव हुआ उसमें शुभेंदु अधिकारी लोकली लड़ रहे थे,
क्योंकि ममता बनर्जी के सामने वो एक फेस था, सिर्फ मोदी नहीं था। लेकिन यहां पर इनके पास कोई फेस नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसा फेस है जो इस आखिरी फेज में बीजेपी को जीत दिला सकती है। और लोगों के अंदर जो उत्साह है उसको देखकर आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को कितना प्यार करते हैं। अगर बीजेपी कह रही है बांगालीर मोने मोदी, तो कुछ अतिशोक्ति नहीं है, यह बदलाव हुआ है और यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और जितनी जनता धीरे धीरे यहां से हट रही है उससे जाहिर होता है, आप देखिए अभी भी आपको भीड़ नजर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी यहां से जा चुके हैं, लेकिन भीड़ से आप समझ सकते हैं, जो एरियल व्यू में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए चारों तरफ अभी भी लोग खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहां से जा चुके हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों के अंदर एक जो प्यार है, ये जो आप कह सकते हैं इसको वोट में अगर कन्वर्ट करना है तो वही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था अपने पार्टी के लोगों से कि जो सीट सबसे ज्यादा या स्टेट सबसे ज्यादा मुश्किल है वहां मुझे ज्यादा से ज्यादा जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी की यही वजह है कि करीब 16 यहां सभाएं कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कर दी, कल उनको एक और यहां पर सभा करनी है। जो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया है कि जो सबसे अभेद किला है टीएमसी का, वहां पर भी सेंधमारी करनी है। चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 9-0 का स्कोर है और टारगेट पर वो कौन सी सीटें हैं जिसके जरिए यहां पर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश है। दमदम निश्चित तौर पर टारगेट पर रहेगी। आपको बता दें बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 2 सीटें जीती थी, 18 सीटों पर आई और अब की बार टारगेट अमित शाह नरेंद्र मोदी रख रहे हैं सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का, बिग पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने का, और यहां पर 30 सीट का टारगेट रख रहे हैं। और 30 सीट का टारगेट अगर अचीव करना है तो 7वें फेज की जो 9 सीटें हैं इनमें भी सेंधमारी करनी ही होगी, चाहे 1-2, क्योंकि ये सेफ जोन माना जाता है ममता बनर्जी का। तो यहां पर जो सीटें हैं 9 सीटें, उनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको बता दें कि जीत हार का मार्जिन दमदम में 50,000 रहा था, हालांकि इस बार वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं वहां पर लाख सवा लाख का मार्जिन रहा था। उसमें उत्तरी कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण जो ये सीटें आती हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही 12/7 संदेश खाली से बशीरहाट से लगी हुई पूरी सीट है, तो वहां पर भी सवा लाख का मार्जिन रहा था और संदेश खाली एक बड़ा फैक्टर बनेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी शायद बीजेपी अपनी सेंधमारी, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने में, वहां पर जीत हासिल करने में शायद कामयाब हो जाए। तो पूरी कोशिश जो है यही है। और इस 2 दिन के दौरे के अंदर भी प्रधानमंत्री 12/7 भी जाएंगे, कोलकाता उत्तर दक्षिण के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, जादवपुर भी रैलियों की बातें कही जा रही हैं। अब आपको यह बता दें कि यहां पर कोलकाता उत्तर की बात करें तो यहां पर जीत की उम्मीद क्यों बन रही है बीजेपी को। यहां पर तपस रॉय जो हैं वो टीएमसी से ही शिफ्ट होकर यहां पर आ रहे हैं। संदीप बंदोपाध्याय जो है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद जो है बीजेपी लगाए बैठी है। ओंकार हमारे साथ इस वक्त हैं। उत्तरी कोलकाता की अगर बात करें तो यहां पर ओल्ड कोलकाता इसको भी कहा जाता है, यहां पर प्रधानमंत्री कोलकाता उत्तर में इस वक्त अपना रोड शो जो है कर रहे हैं। तपस रॉय के लिए पूरा रोड शो हो रहा है। क्या लगता है, 1.25 लाख का जीत हार का अंतर था, अब की बार इस अंतर को पाट पाने में कामयाब हो सकती है बीजेपी? जी देखिए, इसमें एक सवाल है कि यहाँ से जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है तापस राय का जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जो कैरियर है वो उत्तर कोलकाता का है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है, उनका जो राजनीतिक जो एकदम ग्रास रूट लेवल से वो राजनीति करते हुए आ रहे हैं, तो काफी सारे उनके फैंस हैं, काफी सारे उनके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसके लिए ये माना जा सकता है कि उत्तरी कोलकाता जो है वो तापस राय के लिए थोड़ा सा स्मूथ है। कुछ दिन पहले इसके साथ ही साथ और एक बात आ रहा है सामने, वो है कि कुछ दिन पहले देखा गया कि कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी तापस राय के लेके बोल रहे, तापस राय के फॉर में बोल रहे, जिसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिली। तो ये सब फैक्टर ये यहाँ पर काम कर सकती है। और साथ ही साथ में सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ जो इल्जाम यहाँ का वोटर लगा रहे हैं कि उनको देखने नहीं मिलता है किसी को, वो वोटरों से जाके या फिर घर घर जाके जो काम करना चाहिए वो काम उत्तर कोलकाता पे नहीं हुआ, ये इल्जाम वोटरों का है। तो ये ओंकार, उत्तर कोलकाता को सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है, कोलकाता का सांस्कृतिक दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर 100 साल से ज्यादा पुराने इमारतें, कई बड़ी तादाद में मंदिर भी हैं। तो हिंदुत्व मुस्लिम तुष्टिकरण भी क्या एक मुद्दा बन सकता है इस इलाके में? जी देखिए, हिंदुत्ववाद और ये तो है ही, साथ ही साथ में ये जो उत्तरी कोलकाता है, इस उत्तरी कोलकाता में देखा जाए तो हिंदी भाषी वोटर जो है वो काफी है, क्योंकि ये जो बड़ा बाजार इलाका है या फिर उसके साथ साथ गिरीश पार्क इलाका है, ये जो सारा इलाका है इसमें हिंदी भाषी वोटर बहुत सारा है, काफी सारा है। तो ये फैक्टर भी एक काम कर सकता है भाजपा के लिए।
बहुत सारे फैक्टर है जो वो फैक्टर में से ये भी एक फैक्टर है कि हिंदी भाषी वोटर और साथ ही साथ में हिंदू वोट कॉन्सुलेट होना, ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर सकती है उत्तर कलकत्ता के लिए। तो अभी देखना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 1 तारीख वोटिंग है और उससे बाद 4 तारीख तक तो ये इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी के सभा के लिए, नरेंद्र मोदी की जो पदयात्रा है, इनके लिए काफी सारे लोग एकत्रित हो गए यहाँ पर। ये उत्तरी कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जो निवास थे उसी पर आकर खत्म होगी और इसके लिए उत्साही लोग भाजपा के बिल्कुल लगभग 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का बीजेपी के कैडर ने वहां पर दम भरा था और बंगाल मांगे कोलकाता के नारे के साथ, थीम के साथ 40 मंच जो हैं पूरे रास्ते में बनाए गए हैं, जिसपे पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दर्शाते हुए कई कार्यक्रम जो है उनकी प्रस्तुति हो रही है। हमारे साथ लगातार आप बने हुए हैं ओंकार। कोलकाता उत्तर की बात कर ली, कोलकाता दक्षिण की हम बात करें तो यहां पर माला रॉय टीएमसी की पिछली बार लगभग 1.5 लाख वोटों से जीती थी। यहां पर भी ये एक वो सीट है जहां पर उम्मीद बीजेपी कर रही है कि शायद प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। जी देखिए, कोलकाता दक्षिण जो कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि आप पिछले चुनाव में भी देखे या फिर 96 से लगातार 2004 साल तक दक्षिण कलकत्ता में कांग्रेस और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा। लेकिन 2004 उसके बाद से जैसे कि देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, गढ़ रहा है। कुछ दिन पहले अभिषेक बंदोपाध्याय ने भी जो कहा कि उनका डायमंड हार्बर जैसे गढ़ है, दक्षिण कलकत्ता भी गढ़ है। तो इसमें कहीं ना कहीं जाना जाता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है माला राय, उसके पिछले चुनाव में भी उनका 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से उनका जीत हासिल की थी। तो इस साल भी वो वोटिंग जो हुआ है तो होने वाला है, तो उसमें भी तृणमूल कांग्रेस का जो दबदबा वो बना रहेगा, यही तृणमूल कांग्रेस का मानना है। बिल्कुल। और अगली सीट की बात करते हैं, दमदम के गणित की बात कर लेते हैं। दमदम वो सीट है जहां से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगर कहें कि सबसे ज्यादा अगर बीजेपी जो है उसका जन्म दमदम सीट से ही हुआ था, लेकिन पिछले 20 साल से यहां पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। यहां पर पिछली बार 55,000 वोटों से बीजेपी जो है कैंडिडेट हार गए थे, लेकिन इस बार के समीकरण कहा जा रहा है ट्रायंगुलर फाइट जो है इस बार हो गई है। पिछली बार सीपी लेफ्ट का वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ था बीजेपी के खाते में, लेकिन इस बार के कैंडिडेट जो है वो दमखम के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर उतारे गए हैं। ओंकार, दमदम का गणित को अगर हम आपसे समझें तो। जी देखिए, दमदम लोकसभा जो है वो त्रिकोणीय लड़ाई माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के जैसे शीलभद्र दत्त कैंडिडेट है, साथ ही साथ में सीनियर पॉलिटिशियन सौगत राय वो भी टीएमसी से उम्मीदवार है, और उसी के साथ सीपीआईएम के से कैंडिडेट है सुजान चक्रवर्ती। तो ये जो कैंडिडेट फैक्टर है, ये कैंडिडेट फैक्टर जैसा एक बात हो गई है कि यहाँ पर ट्रायंगल हो सकती है, क्योंकि सुजान चक्रवर्ती भी यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वो काफी एग्रेसिवली ये यहाँ पर दमदम क्षेत्र में वो प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ में सौगत राय जिनका ये गढ़ माना जाता है दमदम, और साथ ही साथ में शीलभद्र दत्त जो कि भाजपा के उम्मीदवार है, वो भी जुटे हुए हैं मैदान पे। तो शीलभद्र दत्ता जो है वो टीएमसी से आए हैं, 2020 विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ शामिल हुए थे। तो क्या उनके साथ काडर, उनका वोट बैंक भी शिफ्ट हुआ है? क्या कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी यहाँ कर सकती है? क्या जीत की उम्मीद भी कर सकती है या नहीं? जीत अभी भी दूर है। जी देखिए शीलभद्र दत्त जो है वो पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे। उसके साथ वो जब तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो उसके बाद उसके साथ साथ क्या तृणमूल कांग्रेस के भी जितना वोटर था क्या शिफ्ट करेंगे, ये वाला एक सवाल जरूर अभी उठता है। ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, बशीरहाट की सीट की बात करें तो वहां की जो जातीय समीकरण है, वहां पे जो मुस्लिम डोमिनेंस जो पूरी की पूरी है, उसके बाद वहां पर बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक सिंबोलिज्म, रेखा पात्रा को, संदेश खाली की वो पहली महिला जो पीड़िता हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, उनको वहां बीजेपी ने एक सिंबल देने के लिए मैदान में उतारा है, जिसका असर कह रहे हैं कि बशीरहाट में जीत हार के मार्जिन में और 12-7 में भी पड़ सकता है। आपका ग्राउंड एनालिसिस क्या कहता है?
जी देखिए, बसीरहाट का जो सीट है उसमें बहुत सारे फैक्टर है। उसमें जो फैक्टर पहली फैक्टर आती है वो है मुस्लिम वोट की फैक्टर। वो वहाँ पर यानी कि बसीरहाट पर कम से कम 39% मुस्लिम वोटिंग है। और बसीरहाट का इतिहास आखिर देखा जाए तो इसमें देखा जाता है तृणमूल कांग्रेस लगातार इस सीट में जीतती हुई आई है। लेकिन संदेशखाली इस बार इशू है। संदेशखाली के महिला, पीड़ित महिला रेखा पात्रा, वो भाजपा से उम्मीदवार इस बार बनी है। तो कहीं ना कहीं जाकर उनका दबदबा बजाय रखने के लिए वो तो काम कर रही है। वो एग्रेसिवली प्रचार भी कर रही है, महिलाओं के पास जा रही है, महिलाओं से बातें कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है। लेकिन क्या इससे पहले जो देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के ओर से जो कैंडिडेट बने थे इससे पहले नुसरत जहां, उन्होंने एकदम रिकॉर्ड मार्जिन 3.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत हासिल की थी। क्या वो लिगासी तृणमूल कांग्रेस फिर से रख पाएगी या फिर संदेशखाली को इशू को बना के यहाँ का जो लोकसभा है वो वोटर रेखा पात्रा के तरफ जाएंगे, ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट है ये सबसे बड़ी फैक्टर अभी हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि बहुत ज्यादा वोटों से यानी कि 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से ये इस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल की थी। तो क्या तो 25% मुस्लिम है, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, वो पूरा रीजन है, अनुसूचित जाति जो है वो लगभग 21% है। तो तमाम फैक्टर्स जो हैं बीजेपी के लिए रहा अगर देखा जाए तो इन समीकरणों के लिहाज से मुश्किल करते हैं। लेकिन संदेश खाली एक सेंटिमेंटल टॉपिक जो है वो जरूर दिया हुआ है। बारासात की भी बात करेंगे क्योंकि ये बशीरहाट से लगी हुई सीट है और संदेश खाली यहां पर भी एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन उससे पहले अमित पालित के पास चलती हूं। अमित, किस तरह की भीड़, किस तरह का जोश रोड शो में दिख रहा है? प्रधानमंत्री को देखने के लिए तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन जब आपने ग्राउंड जीरो पर बातचीत की लोगों से कोलकाता के, तो क्या कुछ निकल कर आया? बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, बदलाव चाह रहे हैं तो यहाँ पर बंगालियों के जो मन में मोदी की बात की जा रही है, मोदी का काम बहुत यहाँ पर जगह कर चुका है। और जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आ रही है कि जो बंगाली समुदाय है और जो बंगाली हिंदू समुदाय है वो प्रधानमंत्री मोदी के काम के साथ जुड़ा हुआ है, काम को देख रहा है, समझ रहा है और वो चाहता है कि ये जो काम पूरे देश में हुआ है उसके पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिले, उसका असर देखने को मिले। क्योंकि लगातार आप लोग बात कर रहे थे वोट मार्जिन को लेके, तो मैं कहूंगा कि पिछले 2014-2019 में अगर आप देखते हैं जितनी भी बीजेपी 2 नंबर पर रही है, दूसरे नंबर पर जब भी रही, 2014 से बीजेपी ने गेन करके 2019 में जो मार्जिन रह गया टीएमसी के साथ, क्योंकि ज्यादातर सीटों में जब टीएमसी जीती उसमें 10% से 5% के बीच ही आता है, यानी कि 35% करीब बीजेपी रही, तो 45 से लेके 58% के करीब ही यहाँ पर टीएमसी देखी गई है। वो ज्यादातर ऐसी सीटें थी जहां पर सीपीआईएम ने या फिर कह सकते हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर वोट काटा था। इस बार बीजेपी के लिए फायदा ये होने जा रहा है क्योंकि जो हिंदू वोटर्स का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि जो बंगाली हिंदू वोटर है जिनकी तादाद आप किसी भी सीट पर अगर चले जाते हैं, अगर खासकर मैं अगर बात करता हूं कि इस बार नॉर्थ कोलकाता की बात करें, नॉर्थ कोलकाता में अगर आप देखेंगे तो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, अच्छी खासी तादाद में है, वो पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, वोट करते हैं। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं जीतती यहाँ पर? उसकी वजह है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है उसके अलावा जो बंगाली जो हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़े थे। अगर उसमें जो बदलाव आ रहा है, जो तो चलिए बंगाली हिंदू जो हैं वो भद्रलोक के लोग जो हैं वो क्या बीजेपी को वोट देंगे, इस पर भी काफी कुछ जो है वो निर्भर करेगा। बीजेपी अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद यहां पर लगाए बैठी है, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दावा किया और अमित शाह तो टारगेट 30 लेकर चल रहे हैं। आपका ओंकार और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रोड शो पर लगातार नजर बनाए रखिए।